हेलो बच्चों, कैसे हो। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पार्ट्स एंड होल्स। तो बच्चों, टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले आप जो मेरे चैनल में जो वीडियो है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपको इस चैप्टर के बारे में या कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों देखते हैं हम कि टॉपिक का नाम है पार्ट्स एंड होल्स। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम देखते हैं कि पार्ट्स और होल्स होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक ये स्क्वायर है, ठीक है। अब ये स्क्वायर जो शेप है, ये आप देख रहे हैं स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप बनी किससे है? तो नेचुरली छोटे छोटे पार्ट्स होंगे और छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स से मिलकर ये स्क्वायर बना होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये 4 पार्ट्स से मिलकर बना है। मान लिया जाए एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये दिखाई दे रहा है हमें, और इसी प्रकार से एक पार्ट ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो है, ये हमारे पास ये हो गया होल, और ये जो है हमारे पास ये होगा इसके पार्ट्स। क्या होगा ये? पार्ट्स। तो हमारे पास यहाँ पर हमने क्या किया है कि स्क्वायर को बनाया है और कितने पार्ट्स यूज़ किए हैं? 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स मिलकर ये होल या स्क्वायर की एक शेप बनी है। उसी प्रकार यदि हम एक चपाती या रोटी या इसको कह सकते हैं कि सर्कल को हम देखते हैं, ये हमारे पास सर्कल की शेप है, और इस सर्कल की शेप किस प्रकार से बनी है तो हम इसको भी बता सकते हैं कि ये 4 पार्ट्स से मिलकर बनी हुई होगी। ठीक बच्चों, ये ऐसे 4 पार्ट्स करके बनी हुई होगी। तो इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं कि जो सर्कल है, जो हमारे पास जो सर्कल है वो 4 इक्वली पार्ट से मिलकर बनी है। चलिए हम देखते हैं कि मान लो ये है और ये है और ये, इस प्रकार हम मान सकते हैं कि ये एक सर्कल है। ये तो ये जो 4 पार्ट्स है तो ये भी क्या होगा? इसके पार्ट्स हो गए, और इन पार्ट्स से मिलकर एक सर्कल फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये क्या होगा? ये पार्ट्स हो गए इसके। तो इस सर्कल को बनने में हम कह सकते हैं कि 4 इक्वली पार्ट लगे, और उसी प्रकार ये स्क्वायर है, स्क्वायर को बनने में हम मान सकते हैं कि 4 इक्वली पार्ट से स्क्वायर बना हुआ है। तो ये 4 पार्ट्स मिलकर एक होल को फॉर्म करते हैं, ये होल है, ठीक है। और ये होल के क्या हो गए? पार्ट्स हो गए। उसी प्रकार हम स्क्वायर की बात करते हैं, तो इस स्क्वायर में भी ये 4 क्या हो गए? इसके पार्ट्स हो गए। तो स्क्वायर जो है 4 पार्ट्स से मिलकर बना है, ठीक है बच्चों। ये है स्क्वायर और ये है सर्कल, ठीक। अब हम क्या करेंगे? अब हमें ये देखना है कि होल जो पार्ट्स बनता है, तो होल को बनने में जो पार्ट्स जो लगते हैं, तो उस एक पार्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं? एक पार्ट्स को हम लिखेंगे कैसे? मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे कैसे इसको? तो हम ये सीखते हैं।
अब मान लीजिए कि ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर के बनने में 4 पार्ट्स यूज हुए हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, मान लो ये भी पार्ट है 1, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 1। 4 पार्ट्स मिलकर हम एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि टोटल कितने पार्ट्स मिलकर स्क्वायर बना रहे हैं, 4 पार्ट्स। तो जब हम लिखेंगे तो हमें इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, टोटल पार्ट्स 4 और एक कितने पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो 1 पार्ट। तो 4 पार्ट में से इस पार्ट को हम मैथमेटिकल टर्म में 1/4 पार्ट लिखेंगे। उसी प्रकार इस पार्ट की यदि बात करते हैं तो टोटल पार्ट्स है 4 और 4 में से ये जो पार्ट है ये 1 है, तो हम इसको 1 लिखेंगे। इसी प्रकार ये वाला भी 1/4 पार्ट कहलाएगा और ये वाला भी 1/4 पार्ट्स कहलाएगा। तो सेम हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि ये जो सर्कल है ये इक्वली 4 पार्ट्स मिलकर बना है। तो एक पार्ट्स को हम कैसे लिखेंगे, 1/4। इसको भी 1/4, 1/4 देन 1/4। तो ये 4 कहाँ से आया, मतलब 4 क्योंकि इस सर्कल को बनाने में 4 पार्ट्स का यूज हुआ है, तो टोटल पार्ट्स हम यदि ऐड कर लेंगे तो 4 आता है। और इस एक पार्ट की क्या वैल्यू है, इस एक पार्ट को हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसको 1/4। ठीक है, चलिए हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। अब हम लेते हैं एक रेक्टेंगल के थ्रू समझते हैं इसको। रेक्टेंगल शेप लेते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ये हमने रेक्टेंगल बना लिया और इस रेक्टेंगल के हमने इक्वली पार्ट्स कर दिए। मान लो हम इक्वली कितने पार्ट कर रहे हैं, चलिए हम कर लेते हैं इसके 5 पार्ट। 3 पार्ट हो गया, ये 4 एंड 5 पार्ट। अब देखिए इस रेक्टेंगल के हमने इक्वली 5 पार्ट किए। 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट एंड 5 पार्ट। ठीक है, तो हमने 5 पार्ट्स इसके कर लिए हैं। अब हमें ये बताना है कि एक पार्ट को हम कैसे लिखेंगे। मान लिया जाए कि हमें इस पार्ट्स को बताना है कि ये जो पार्ट है जिसको कि मैं सेट कर रहा हूँ, ये पार्ट हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल टर्म में इसे कैसे लिखेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, इसको लिखेंगे कैसे हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेक्टेंगल के इक्वली पार्ट कितने हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 2 3 4 5, टोटल पार्ट कितने हुए हैं, 5। तो हम डिनोमिनेटर की जगह 5 लिखेंगे और क्योंकि हमें एक पार्ट के बारे में बताना है तो हमें 1 लिखना पड़ेगा। तो हमने इस एक स्ट्रिप की बात की है। ये स्ट्रिप को हम किस फ्रैक्शन में किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/5, यदि इस स्ट्रिप की बात कर रहे हैं तो। ठीक है बच्चों, यदि हम इस स्ट्रिप की जगह 2 स्ट्रिप यूज़ कर लें और हमसे कोई कहे कि इस 2 स्ट्रिप को फ्रैक्शन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। ये हमने 2 स्ट्रिप ली है, 2 इक्वली पार्ट है। तो अब हमें इन दोनों स्ट्रिप को या दोनों पार्ट को बताना है कि ये दोनों पार्ट को हम फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे। ये पूरा पार्ट की बात कर रहे हैं हम। तो हम कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास मेथड वही है कि सबसे पहले टोटल पार्ट गिन लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल पार्ट 5 हुए, 5 को
डिनोमिनेटर में लिख देंगे 5। अब हमें कितने पार्ट्स के बारे में बताना है या कितने पार्ट्स को सेट किया हुआ है जिसके बारे में भी हमें फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट दिख रहा है, तो हम 1 और 2, तो यहाँ हम टोटल क्या लिख देंगे 2। तो जो 2/5 है ये इस शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन है, हम इसको क्या लिखेंगे 2/5। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये शेडेड पार्ट हो गया। और यहीं पर एक शेडेड पार्ट, और यदि हम क्वेश्चन करते हैं कि ये अनशेडेड पार्ट जो बच गया, ये वाला पार्ट जो बच गया है, इसको हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन के द्वारा। ये अनशेडेड पार्ट दिख रहा है तो हम इसको भी लिख सकते हैं। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं कि कितने पार्ट अनशेडेड है, तो हम देख रहे हैं एक तो ये वाला पार्ट अनशेडेड है, ये वाला और ये वाला, टोटल 3 पार्ट है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, सेम हमारा मेथड वही रहेगा। नंबर ऑफ इक्वल पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट है 5, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। और हम बात कर रहे हैं कि हमें अनशेडेड पार्ट को लिखना है, अनशेडेड पार्ट को लिखना है, तो यहाँ टोटल अनशेडेड पार्ट हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर में लिख देंगे 3। तो इस प्रकार ये जो हमारे पास आया ये अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन आया। कौन सा पार्ट है, अनशेडेड पार्ट। तो इस प्रकार आप आसानी से समझ सकते हैं कि हम किसी भी पार्ट्स को फ्रैक्शन के थ्रू कैसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। तो बच्चों ये पार्ट्स एंड होल्स का जो चैप्टर है बहुत ही इजी है, यदि आप इसको ध्यान से मन लगाकर सीखेंगे तो बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक हम लेते हैं ट्रायंगल लेते हैं, ये है ट्रायंगल, ये हमने लिया एक ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल के इक्वली पार्ट करते हैं और फिर देखेंगे कि 1 पार्ट को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो हम इक्वली पार्ट कैसे करेंगे इसका, तो हम बहुत आसानी से इसका इक्वली पार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम करेंगे, लगभग ये इक्वली पार्ट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है तो साइड थोड़े बनने में। तो अब देखिए, तो इस ट्रायंगल के इक्वली पार्ट कितने हुए, एक तो 1 ये हो गया, एक ये हुआ और एक ये टोटल इसके पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि एक पार्ट को हम फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे। तो बच्चों आप आसानी से बता सकते हैं कि इस पार्ट को हम फ्रैक्शन के रूप में लिखना है तो किस प्रकार से लिख पाएंगे, बहुत ईजी है। तो इस पार्ट को लिखना है, मान लो, चलिए मैं इसको सेट कर देता हूँ और इस शेडेड पार्ट को आपको बताना है कि फ्रैक्शन के थ्रू इसको कैसे लिखेंगे, बहुत ईजी है। तो ये पार्ट को हम लिखेंगे, टोटल पार्ट कितने हैं 3, तो हमें डिनोमिनेटर में 3 लिखना है और साइड 1 पार्ट को किया हुआ है तो इसके ऊपर 1 लिख देना है, तो 1/3। यदि 1 शेडेड पार्ट है तब, यदि यहाँ पर एक हम शेडेड पार्ट और बना दें, ये वाला पार्ट भी शेड कर देते हैं, और फिर आपको कहा जाए कि इस शेडेड पार्ट को फ्रैक्शन के थ्रू आप कैसे लिखेंगे। तो बच्चों अब हमारे पास पार्ट्स कितने हो गए, 2 शेडेड पार्ट हो गए। ठीक है, कितने पार्ट हो गए, 2 शेडेड पार्ट। अब हमें इन पूरे शेडेड पार्ट को लिखना है, यहाँ पे यहाँ तक के पूरा जो दिख रहा है आपको, ये पूरे की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ तक की पूरी की बात हो रही है। तो फिर
इस पार्ट को हम कैसे लिखेंगे, इक्वल, तो हमारा मेथड वही रहेगा। नंबर ऑफ टोटल इक्वल पार्ट कितने हैं, 1 2 3, तो डिनोमिनेटर में लिखा हमने 3 और साइड कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, तो 2/3 ये साइडेड पार्ट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम क्योंकि चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि पार्ट्स क्या है और होल क्या है। तो इस प्रकार आपको आसानी से समझ में आया होगा कि हम पार्ट्स या होल को कैसे फ्रैक्शन के थ्रू डिनोट कर सकते हैं और पार्ट्स क्या होते हैं और पार्ट्स मिलकर होल कैसे बनते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो भी पार्ट्स होंगे वो इक्वली होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी वो इक्वली पार्ट्स होल को फॉर्म कर पाएंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू इसको देखते हैं कि यदि क्वेश्चन आता है कि आपको होल्स और पार्ट्स को कैसे फॉर्म करना है, मान लो एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। तो हम क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें कहा है कि इस क्वेश्चन में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो हमने सीखा है कि टोटल जो पार्ट्स है उस पार्ट्स को हम फ्रैक्शन के थ्रू कैसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, शेड द पार्ट्स, मान लीजिए क्वेश्चन है और हमें क्वेश्चन नंबर ए दिया है, मान लो क्वेश्चन नंबर ए दिया है 2/5, सेट द पार्ट 2/5। तो हमें क्या करना है, ये कहा है कि यदि कोई ऐसा शेप है या फिगर है जिसके 5 इक्वली पार्ट है और 5 इक्वली पार्ट में से हमें 2 पार्ट्स को सेट करना है, तो आपको क्वेश्चन देखकर, फ्रैक्शन देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो इस क्वेश्चन को यदि हम देखते हैं तो हमें ये पता लग जाना चाहिए कि डिनोमिनेटर में जितने डिजिट दिख रहे हैं वही डिजिट उतने ही इक्वल पार्ट किसी भी शेप में या फिगर में होंगे। तो आप किसी प्रकार का भी शेप बना सकते हैं, फिगर बना सकते हैं जिसमें कि 5 इक्वली पार्ट है। मान लिए हमने इस प्रकार का एक रेक्टेंगल ले लिया है जिसके इक्वली पार्ट कर लेते हैं हम, ये 1, ये 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 इक्वली पार्ट हो गए और एक हमने रेक्टेंगल ले लिया। आप रेक्टेंगल की जगह कोई सा भी फिगर या शेप ले सकते हैं जिसमें कि इक्वली 5 पार्ट होने चाहिए। अब इक्वली 5 पार्ट ही क्यों होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है कि 2/5 में 5 जो है डिनोमिनेटर में दिया है, तो इट मीन्स किसी भी कोई से भी आप शेप बनाओ लेकिन इक्वली पार्ट 5 ही होने चाहिए। अब देखिए 5 पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन कहा है कि हमें 2/5 को ही सेट करना है, तो हम कोई सा भी 2 पार्ट आप यूज़ कर सकते हैं जिसको कि आप सेट करना है। चलिए मैं ये वाला फर्स्ट पार्ट इसको सेट कर लेता हूँ और इसके साथ या यहाँ कोई सा भी आप कर सकते हैं, 2 पार्ट होने चाहिए। ठीक है, तो मैं इस पार्ट को कर लेता हूँ। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया कि ये जो शेडेड पार्ट है ना, ये शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट को हमने 2/5 को शेडेड पार्ट के रूप में यहाँ पे ऐसा लिख लिया है। अब अनशेडेड पार्ट भी हम यहाँ सॉल्व कर ही लेते हैं, वैसे क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं कि अनशेडेड पार्ट को अब फ्रैक्शन के थ्रू कैसे लिखेंगे। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2
3 4 5। अब 5 पार्ट में से अनसेडेड कितने पार्ट रह गए हैं? 3। तो इनका फ्रैक्शन हो गया 3/5। वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, क्वेश्चन में यही कहा है कि सेट द पार्ट, मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो भी फ्रैक्शन दिया है उसको सेट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसमें शेडेड पार्ट भी बता सकते हैं और ये अनशेडेड पार्ट का भी फ्रैक्शन बता सकते हैं। अनशेडेड पार्ट का भी फ्रैक्शन बता सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हमने क्या लिखा है क्वेश्चन के थ्रू 2/5 और अनशेडेड पार्ट का 3/5। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कि 3/7 फ्रैक्शन दिया हुआ है और कहा है कि 3/7 पार्ट को सेट करना है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले वही देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या दिया है। तो देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 7 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक ऐसी शेप आपको बना लेनी है जिसमें इक्वली 7 पार्ट होने चाहिए। कैसे पार्ट होने चाहिए? 7 पार्ट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक शेप बना लेते हैं जिसके कि 7 पार्ट होने चाहिए, इक्वली पार्ट होने चाहिए। ध्यान रखना है आपको, शेप कोई सी भी हो सकती है। चलिए यहाँ पर भी मैं एक रेक्टेंगल ही बना लेता हूँ। आप कोई सा भी शेप बना सकते हैं। इक्वली पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 7। ये हमने इक्वली पार्ट कर लिए 7 पार्ट। यहाँ पे आप काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। एक पार्ट ज़्यादा हो गया है, चलिए इसे रब कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 पार्ट हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/7 को हमको सेट करना है। तो हमने पहले तो देखा कि डिनोमिनेटर में कितना है? 7 है। तो हम कोई सा भी फिगर या शेप बना रहे हैं जिसमें कि इक्वली 7 पार्ट होने चाहिए। अब 7 पार्ट के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/7 पार्ट को आपको सेट करना है। तो इसमें भी कोई सा भी 3 पार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम ये इस 3 पार्ट को सेट करते हैं। ये वाले 3 पार्ट को हम सेट कर रहे हैं। तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है कि शेडेड पार्ट हमारे पास कितने हो गए हैं। हमने 3 पार्ट को सेट किया है। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये वाला जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये इसको हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है कि हाँ ये क्वेश्चन एक शेप ऐसी है जिसमें 7 इक्वल पार्ट है और 7 में से 3/7 पार्ट को हमको डिनोट करना है, सेट करना है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम जो अनसेटेड पार्ट है उसको भी हम लिख सकते हैं। वैसे कि क्वेश्चन में तो दिया नहीं है कि आपको सॉल्व करना है कि नहीं, है ना, यहाँ पे सेट दिया है। यदि क्वेश्चन में दिया रहता है कि सेड एंड अनसेड दोनों पार्ट को आपको बताना है तो हम दोनों को भी बता सकते। तो ये जो सेडेड पार्ट है इसका तो फ्रैक्शन है 3/7। कौन सा पार्ट है? ये सेडेड पार्ट है, सेडेड पार्ट है ये। और ये जो अनसेडेड पार्ट बच गया यहाँ से यहाँ तक का, इसका भी हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो ये अनसेडेड पार्ट है, ये अनसेडेड पार्ट जो है
इसका फ्रैक्शन आप बता सकते हैं। आप बताइए कितना होना चाहिए। बहुत ईजी है, तो आप कमेंट करके इसको बता सकते हैं, है ना। कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट कितने हैं 7, तो डिनोमिनेटर में तो 7 आना ही है। और 7 में से अनशेडेड पार्ट कितने बच रहे हैं 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे यहाँ पर। तो 4/7 अनशेडेड पार्ट है। 4/7 क्या हो गया, फ्रैक्शन है, और ये अनशेडेड पार्ट को डिनोट कर रहा है कि 4/7 अनशेडेड पार्ट है इस फिगर में, इस पिक्चर में, और 3/7 शेडेड पार्ट है। तो इस प्रकार हमने शेड और अनशेडेड दोनों पार्ट को फ्रैक्शन के थ्रू लिखना सीख लिया है। अब जस्ट इसका एक अपोजिट क्वेश्चन आएगा कि आपको शेप दी हुई रहेगी, पिक्चर दिया हुआ रहेगा, और ऐसा आपको बताना है कि इसमें शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताइए और अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताइए। तो इस प्रकार के भी हम 2 क्वेश्चन अब सॉल्व करके देखते हैं। बच्चों, आपको समझ में आ रहा है, बहुत इजी है ये, है ना। आसानी से आपको इसको समझ लेना है। तो अब हम क्वेश्चन अगला देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है हम उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा रहेगा, क्या रहेगा क्वेश्चन, कि राइट फ्रैक्शन, राइट फ्रैक्शन फॉर, चलिए इसको आगे कर देते हैं, शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट। ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें फ्रैक्शन लिखना है शेडेड पार्ट के लिए और अनशेडेड पार्ट्स के लिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इसका पार्ट्स बनाएंगे इक्वल होना चाहिए बस। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसके हम पार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है ये ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन पूछा है कि आपको शेडेड पार्ट और अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में करना क्या है, शेडेड पार्ट और अनशेडेड पार्ट, इसमें शेडेड पार्ट भी आपको दिख रहे होंगे, अनशेडेड पार्ट भी दिख रहे होंगे, दोनों के लिए फ्रैक्शन लिखना है। तो सबसे पहले हम शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखते हैं। शेडेड पार्ट के लिए क्या हो गया, एंड अनशेडेड पार्ट के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि टोटल इक्वल पार्ट कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल इक्वल पार्ट आपको पहले काउंट कर लेना है। सबसे पहला है कि आपको टोटल इक्वल पार्ट काउंट करना है। तो और जो भी काउंटिंग में आए उसे आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6 है। टोटल इक्वल पार्ट कितने हैं यहाँ पे 6 है। अब शेडेड पार्ट लिखना है आपको। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने पार्ट में शेडेड है, 1 और 2 पार्ट में। तो न्यूमरेटर में 2 लिख देंगे। तो 2/6 कौन सा पार्ट हुआ, शेडेड पार्ट।
अब अनसेडेड पार्ट को कैसे लिखेंगे, ये भी बहुत ईजी है। पहले हम काउंट कर लें कि इक्वल पार्ट कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 पार्ट है। और उसमें जो अनसेडेड है वो पार्ट कितने हैं, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक 1 2 3 और 4 ऐसे पार्ट है जो अनसेडेड है, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। तो इस प्रकार हम एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया कि इस दिए हुए फिगर में सेडेड पार्ट का फ्रैक्शन है 2/6 और अनसेडेड पार्ट का फ्रैक्शन है 4/6। उसी प्रकार हम एक क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में हम एक सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं। ये सर्कल बनाने की हम कोशिश करते हैं। लगभग सर्कल के जैसा हम इसको मान सकते हैं। और इस सर्कल को इक्वली पार्ट करते हैं, हम इसके 4 इक्वली पार्ट कर लेते हैं। चलिए इस प्रकार से ये थोड़ा सा सर्कल दिख रहा होगा आपको, और इसमें पार्ट करते सेट कर देते हैं, इस पार्ट को सेट करते हैं। चलिए, तो अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस फिगर में देखना है और बताना है कि शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कितना है और अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कितना है। तो चलिए ये देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर इसका है। तो हम शेडेड पार्ट का पहले फ्रैक्शन लिखते हैं, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखेंगे और नीचे हम लिखेंगे अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना। इस सर्कल में टोटल इक्वल पार्ट कितने बने हैं, 1 2 3 4। तो 4 इक्वल पार्ट है, तो हम 4 को सबसे पहले डिनोमिनेटर में लिख देंगे कि हमारे इस दिए हुए फिगर में 4 इक्वल पार्ट है। 4 इक्वल पार्ट में से कितने पार्ट को सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 इक्वल पार्ट में केवल 1 पार्ट है जिसको कि सेट किया हुआ है। तो इस शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। मतलब ये जो शेडेड पार्ट है इसको यदि फ्रैक्शन के थ्रू हमको बोलना है तो हम बोलेंगे कि 1/4 पार्ट इसका शेडेड है। अब रही बात अनशेडेड पार्ट की, तो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट कितने हैं, हम उसको न्यूमरेटर में पहले डिनोमिनेटर में पहले लिख लेते हैं। और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, कौन कौन से पार्ट जो अनशेडेड रह गए, तो 1 2 3 पार्ट जो है अनशेडेड रह गए, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। तो 3/4 जो फ्रैक्शन है वो अनशेडेड पार्ट को डिनोट कर रहा है। इस प्रकार हमने शेडेड पार्ट और अनशेडेड पार्ट को फ्रैक्शन के थ्रू लिखना सीखा। और यदि फ्रैक्शन दिया है तो हम उसके अकॉर्डिंग किसी भी पिक्चर को, किसी भी इमेज को कैसे शो कर सकते, ये 2 बात हमने सीखी। तो बच्चों यहाँ तक आज हमने सीखा। आपको यदि इसमें से कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब इसके बाद हम अगला जो इसका पार्ट 2 है उसमें हम आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इसको घर में सीखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।